एग्जांपल 1 देखिएगा। एग्जांपल 1 में बोल रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। तो यहाँ पर आपको 4 लाइंस दे रखी हैं, उनके स्लोप्स आपको निकालने हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। तो ए है पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the point 3, -2, 3, -2 and -1, 4 and -1, 4। तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर ये स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो एक पॉइंट तो है 3, -2 और दूसरा पॉइंट है -1, 4। तो एक तो है 3, -2 और एक है -1, 4। तो जब भी कभी हमको 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो उन 2 पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप कैसे निकाला जाता है। एक जो पॉइंट है उसको मान लीजिए x1, y1 और जो दूसरा वाला पॉइंट है उसको मान लीजिए x2, y2, x1, y1 और x2, y2। देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन, क्या फॉर्मूला बताया था, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ठीक है, स्लोप निकालने के 2 तरीके बताए थे। एक तरीका ये था कि अगर हमको एंगल दे रखा है तो जो भी एंगल दे रखा है उसका टेंजेंट निकाल दो, मतलब tan थीटा निकाल दो। 30 डिग्री एंगल है तो tan 30 डिग्री 1/√3, तो स्लोप आ जाएगा 1/√3। और अगर मान लीजिए 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो एक को मान लिया कोऑर्डिनेट को x1 y1, एक को मान लिया x2 y2। तो स्लोप कैसे निकलेगा, y2 minus y1 मतलब 4 minus -2, 4 minus -2 अपॉन x2 minus x1। x2 क्या है यहाँ पर, ये -1 और x1 क्या है 3, तो -1 -3, -1 -3। तो 4 माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 + 2 अपॉन -1 -3 इज -4, तो 4 + 2 इज 6 अपॉन -4, तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो ये हो गया -3/2। तो ये इसका स्लोप आ गया। स्लोप जो है, स्लोप जो है हमेशा एक रेशियो होता है, स्लोप की कोई जो है यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया -3/2। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड 7, -2। फिर अगला है पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड 3, 4। तो ये सेकंड और थर्ड में छोड़ दूँ, सीधे सीधे अपने आप कर देना। एक x1 y1 हो गया और एक x2 y2 हो गया। उसके बाद देखिएगा जो आपको इसमें बी पार्ट दे रखा है, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक, और डी पार्ट करा रहा हूँ सीधा। बी ये है हमारे पास y एक्सिस, y डैश, ये है x एक्सिस, तो x डैश। तो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का इंक्लिनेशन बना रही है। इंक्लिनेशन मतलब एंगल, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन कहीं पर भी हो सकती है। मान लीजिए लाइन ऐसे है, बस इतना याद रहे कि ये वाला एंगल जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। सिंपल, tan थीटा होता है स्लोप। तो स्लोप के 2 फॉर्मूले, अगर एंगल दे रखा है तो tan थीटा, और अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना हो गया, √3। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद देखेंगे अगला, एक आपको मैंने ये बताया था कि एंगल जो है 2 लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। अगर हमको कोई भी 2 लाइंस दे रखी हैं, मान लीजिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। मान लीजिए देखिए एक लाइन मुझे ये दे रखी है और एक लाइन हमको ये दे रखी है, तो 2 लाइन्स हो गई। ठीक है, अच्छा अब कोई भी तरीका है, किसी भी तरीके से हमने पहली वाली लाइन का स्लोप निकाल लिया। मान लीजिए अपन
और दूसरी वाली लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया m2। तो m1 और m2 जो है, m1 और m2 के बीच का एंगल वो ये थीटा ये हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अच्छा, जैसे जो ये थीटा है वो ये थीटा ये वाला होगा वर्टिकली अपोजिट, जो ये वाला एंगल आएगा वो ये वाला एंगल आएगा। तो दो एंगल आ सकते हैं लाइंस के बीच में, दो एंगल्स आ सकते हैं। हम ये कहेंगे फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके बीच में ये एंगल बन सकता है, तो हम ये कहेंगे नहीं नहीं, इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये भी तो बन सकता है एंगल, ठीक। तो दो ही बनेंगे, चार मत बोलना, दिखाई तो चार दे रहे हैं कि दो लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो बन रहे हैं चार एंगल। लेकिन क्या है कि अगर ये थीटा है ना बेटा ये वाला, तो ये भी थीटा ही बनेगा, और अगर ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई ही बनेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो दो ही एंगल बनेंगे, थीटा या फिर फाई, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 या m2 m1। ऊपर आप m2 माइनस m1 की जगह m1 माइनस m2 भी कर सकते हो, वो भी एक ही बात है, ठीक है। रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका हमको मॉडुलस लेना होगा। मॉडुलस मतलब अगर हमारे पास m1 m2 दोनों की वैल्यू है तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू ही बाहर निकाल कर रखनी है, समझ गए। अब देखिएगा, इस पर क्वेश्चन करूँगा मैं। देखिए अब ये बोल रहे हैं इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, तो दो लाइन्स के बीच का एंगल दे दिया इन्होंने π/4। एट स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 1/2, तो एक लाइन का स्लोप 1/2 यानी कि m1 की वैल्यू 1/2 दे दी, और वो बोल रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, तो दूसरी लाइन के स्लोप को आप m2 मान लो, ठीक है। तो देखिएगा, चलिए अब यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 2 पर, एग्जाम्पल 2 पर। तो इन्होंने बोला इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, एंगल angle between two lines is π/4, that is theta is equal to π/4, ठीक है। और एक लाइन का स्लोप हमको दे रखा है 1/2, तो लेट द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन मतलब m1 is equal to 1/2 and the slope of second line be m2। जो सेकंड वाली लाइन है उसके स्लोप को आप m2 मान लीजिए, ठीक है। पहली वाली लाइन के स्लोप को हमने m1 माना था, तो वो हमको दे ही रखा है उन्होंने 1/2। चलिए इसके बाद क्या करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब थीटा कितना π/4, तो tan π/4 इज इक्वल टू m2 माइनस m1, तो m2 तो m2 ही है, और m1 कितना है 1/2 अपॉन 1 प्लस, अच्छा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। ईशा यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो tan π/4 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1, तो m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m1 कितना है 1/2 इंटू m2, तो tan π/4 की वैल्यू कितनी है 1, m2 माइनस 1/2, तो 2 इंटू m2 कितना हो गया 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन 2, टू m2 माइनस 1/2 अपॉन इसका एलसीएम ले लीजिए 2 प्लस
m2, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। इसके बाद 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 का मॉड। यहाँ तक सभी को क्लियर है, समझ गए? जब हमारे पास रैशनल फंक्शन आता है ना ऊपर, मतलब ऊपर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और नीचे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और दोनों का अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, तो 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 ये आ गया। अब मॉडुलस का रिजल्ट वैसे तो मुझे मालूम है कि पॉजिटिव होता है, लेकिन मॉडुलस के अगर अंदर अननोन क्वांटिटी आ जाएगी तो वो उस अननोन क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कि उसका रिजल्ट किस तरह से पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि ये अननोन क्वांटिटी मान लो नेगेटिव है, मान लीजिए नेगेटिव है, नेगेटिव क्या है, माइनस का 1 है मान लीजिए, तो माइनस का 1 होने का मतलब क्या है कि भाई -2 -1, भाई m2 में अगर मैंने -1 रख दिया तो 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2 -1 अपॉन 2 -1, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, -3, -1 तो 1 हो गया, -3 का मॉड, तो -3 का मॉड पॉजिटिव ऑफ 3 कैसे आएगा, माइनस ऑफ -3 करके, समझ गए, माइनस ऑफ -3 करके। और अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म मान लीजिए कि ये 1 है, अगर m2 1 है तो 2 -1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 का मॉड, यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का आउटपुट पॉजिटिव ही, मतलब मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव टर्म है तो उसका आउटपुट भी पॉजिटिव रहता है, तो उसके आगे प्लस लग जाता है। नेगेटिव वाला पॉजिटिव कैसे होता है, उसके बाहर नेगेटिव लगता है। इसका मतलब ये है कि मॉड का रिजल्ट आपका अंदर वाले टर्म्स पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव कैसे बनेगा, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। अब क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि m2 की वैल्यू क्या है, तो आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि मॉडुलस के अंदर अगर नंबर होगा तब तो आपको पता ही है, अगर प्रॉपर नंबर होगा या प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तब तो आप उसको देख ही लोगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिजल्ट आप सीधा सीधा पॉजिटिव लिख दोगे। लेकिन अगर मॉड के अंदर अगर अननोन वेरिएबल है कोई भी, तो मॉड का रिजल्ट होगा प्लस और माइनस दोनों, ठीक है, तो आप प्लस माइनस में लिखेंगे मॉड का रिजल्ट, ठीक है ना। मैं ये मिटा रहा हूँ और सीधा इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। मॉड के अंदर अननोन क्वांटिटी है तो उसको मॉड हटाने का तरीका ये होता है कि आप उसको प्लस माइनस लिख देते हैं, कि मतलब वो पॉजिटिव भी आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है। मतलब ऐसे लिख दो 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये लिख दो। या उल्टा लिखना चाहो तो यहाँ ब्रैकेट लगाकर यहाँ प्लस माइनस लिख दो और इसको 1 लिख दो, एक ही बात है। इधर वाले पर प्लस माइनस लगा दो या इधर वाले पर प्लस माइनस लगा दो। याद क्या रखना है, मॉड के अंदर अगर अननोन वेरिएबल है तो रिजल्ट जो है वो प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। मॉड के अंदर अगर नोन नंबर है तो मुझे पता ही है रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। अब क्या करना है, अब दो मेरे पास अलग अलग केसेस बन गए, ठीक है। तो जरा देखिएगा, एक तो बन गया 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू प्लस 1, एक तो ये बन गया। और करके लिखिएगा, और 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया। अब इसको इधर ले आओ, 2m2 माइनस 1, 2 प्लस m2 जब 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सीधा सीधा 2 प्लस m2 आ जाएगा। और 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस m2 जब माइनस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2 प्लस m2 बन जाएगा। आगे उस तरफ कर रहा हूँ लास्ट में। अब m2 वाली टर्म को इधर ले आओ तो 2m2 माइनस m2, 2m2 माइनस m2, और ये माइनस वाली टर्म इधर ले आओ 2 प्लस 1, तो 2m2 माइनस m2 इज m2 इज इक्वल टू 3। तो m2 की वैल्यू या तो 3 आ जाएगी, या फिर दूसरा केस देखिए, और 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस साइन है, एक्सपेंड करो, -2 माइनस m2,
माइनस M2 को इधर ले आओ, तो 2M2 प्लस M2 और माइनस 1 को इधर ले जाओ, माइनस 2 प्लस 1, तो 3M2 इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, तो M2 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1/3, तो M2 कैन बी 3 और माइनस 1/3, समझ गए? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद जरा देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम पेज नंबर 210 पर है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 एंड 4, 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 8, 12 एंड x, 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो एक लाइन है जो कि -2, 6 से और 4, 8 से पास हो रही है। अब ये क्यों दे रखे हैं पॉइंट्स, आप समझ गए होंगे, स्लोप निकालने के लिए। तो एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, ये पास हो रही है, एक पॉइंट है हमारे पास -2, 6 और एक पॉइंट दूसरा दे रखा है, वो है 4, 8, 4, 8। एक दूसरी लाइन दे रखी है, दूसरी लाइन वो पास हो रही है 8, 12 से, यहाँ लिख दीजिए 8, 12, और दूसरा कौन सा पॉइंट है, x, 24, x, 24, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये इस तरीके से ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि ये जो दोनों लाइन्स हैं ना, एक लाइन तो ये जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है और एक लाइन ये जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है आपस में। तो लेट द स्लोप, इसको फर्स्ट लाइन बोल दो, इसको सेकंड लाइन बोल दो। हमने ये देखा था कि अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों के जो स्लोप्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे लेट द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन बी M1 तो M1 कैसे निकाला जाएगा, आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 8 माइनस 6 लिख लीजिए, तो 8 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस -2, 8 माइनस 6 इज 2 और 4 माइनस -2 यानी कि 4 प्लस 2 मतलब 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, M1 इज इक्वल टू 1/3, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा सेकंड लाइन, लेट द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन भी M2, तो M2 के लिए भी भाई स्लोप निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला तो वही y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो इस बार x1 y1 इसको मान लो और x2 y2 इसको मान लो, तो y2 माइनस y1 मतलब 24 माइनस 12, माइनस 12 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 8, आप x1 y1 और x2 y2 किसी को भी मान सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर इसको x2 y2 मान लिया और इसको x1 y1 मान लिया तो y2 माइनस y1 करेंगे, 24 माइनस 12 करेंगे, तो फिर x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 8 ही करना पड़ेगा, इसको मत पलट देना कि 8 माइनस x, किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट। ठीक, इसको x2 y2 माना है तो याद रहे कि 24 में से 12 सब्ट्रैक्ट करा है
24 में से 12 सब्ट्रैक्ट करा है, तो फिर 24 के बाजू में जो लिखा हुआ है x और इसके बाजू में जो लिखा हुआ है 8, x में से ही 8 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, वो उल्टा पुल्टा मत कर देना, ठीक है। जरा देखिएगा m2 कितना हो गया, 24 माइनस 12 इज 12 और अपॉन में x माइनस 8। देखिएगा सिंस बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, since both the lines are perpendicular, since both the lines are perpendicular to each other, m1 m2 is equal to -1, m1 कितना है 1/3 और m2 कितना है 12 अपॉन x माइनस 8 is equal to -1, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 अपॉन x माइनस 8 is equal to -1, x माइनस 8 को -1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 is equal to माइनस का x माइनस 8 हो गया, तो 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का 8, माइनस एक्स को इधर ले आओ प्लस 4 को इधर ले जाओ, तो एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू हो गई 4। यही एक्स की वैल्यू थी जो वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे थे, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। उसके बाद अब अगर हम ये कहते हैं एक पॉइंट, एक नया टॉपिक, अगला जो टॉपिक है वो है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब वो तीनों के तीनों एक ही लाइन में लाई करेंगे, तो उसको हम बोल देते हैं कोलिनियरिटी, ठीक है। अब जरा देखिएगा ये 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी पूछ रहे हैं, तो वो 3 पॉइंट्स मान लीजिए ऐसे हैं, मान लीजिए एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है R। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। ये हमको 3 पॉइंट दे रखे हैं। अगर इनको कोलिनियर प्रूव करना है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट पर, सॉरी एक लाइन पर 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, कहीं पर भी लाई कर रहे हैं, तो आप उन 2 पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप निकालो, सेम आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे ये हमने स्लोप निकाला, मान लो इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करके मैंने स्लोप निकाला, तो ये स्लोप आ गया, किसका स्लोप आया? इस पूरी लाइन का ही तो आया स्लोप। तो भाई इसी लाइन पर अगर ये 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो इन 2 को यूज़ करके स्लोप निकाल लो, या पहले और तीसरे को यूज़ करके स्लोप निकाल लो। हमारा जो स्लोप है वो सेम ही आएगा, क्यों? क्योंकि एक ही लाइन है ये। तो लाइन जो है, लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, आप उसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर और स्लोप निकाल लीजिए। तो जब आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप सेम आना चाहिए। तो अगर मैं P और Q को यूज़ करके इसका स्लोप निकालूँ और Q और R को यूज़ करके इसका स्लोप निकालूँ, दोनों इक्वल आ जाए, तो मैं कह दूँगा कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये देखिएगा, जैसे इन्होंने ये कहा है एग्जाम्पल नंबर 4 में 3 पॉइंट्स, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 3 पॉइंट्स, इधर पहले लिख लो, three points P, Q and R, 3 points P, Q and R can be linear if slope of PQ can
कैन बी कोलिनियर इफ स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। कि अगर पी क्यू का स्लोप और क्यू आर का स्लोप ये दोनों के दोनों स्लोप्स इक्वल हो गए तो हम ये कहेंगे कि तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। ठीक, चलिए अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल 4 में देखिएगा क्या है, 3 points P, H, K, Q, x1, y1 and R, x2, y2 lie on a line। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। शो दैट h minus x1, y2 minus y1 is equal to k minus y1 into x2 minus x1। Given P, H, K, Q, x1, y1, Q, x1, y1 and R, x2 minus y2 and R, x2, y2 lie R, x2, y2 lie on a line। ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, ये दे रखा है। Therefore slope of PQ is equal to slope of QR। ठीक है, कुछ और भी कर सकते हो, स्लोप ऑफ PQ is equal to स्लोप ऑफ PR भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ PQ और स्लोप ऑफ QR, तो मैंने Q पॉइंट को कॉमन लिया, आप P को ले लो कॉमन, फिर P और Q का निकाल लो, P और R का निकाल लो, कैसे भी आप करिए। ठीक है, देखिएगा जब मैं PQ के स्लोप की बात कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए y2 है और ये मेरे लिए y1 है। y1 माइनस k अपॉन x1 माइनस h, y1 माइनस k अपॉन x1 माइनस h इज इक्वल टू QR का स्लोप, Q और R का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x2 माइनस x1। प्रूफ क्या करना था, h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1। तो एक काम करें, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तो x1 माइनस h इंटू y2 माइनस y1 और y1 माइनस k इंटू x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो गया। अब जरा देखिएगा, जैसे x1 माइनस h है तो इसमें से मैं -1 कॉमन ले लूँगा। ठीक, तो मैंने -1 ले लिया कॉमन, किसी भी ब्रैकेट में से -1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस h है तो ये हो गया प्लस का h, ये प्लस का x1 है तो ये हो गया माइनस का x1, तो h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1। सिमिलरली ये y1 माइनस k है तो इसमें से भी -1 कॉमन ले लीजिए, -1 यहाँ से भी लिया कॉमन, -1 यहाँ से भी लिया कॉमन, तो ये हो गया बेटा k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1, -1 से -1 कट गया, h माइनस x1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। समझ गए, क्लियर? ठीक है, चलिए जी अगला एग्जांपल देखते हैं, बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपने भी
एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। एग्जाम्पल 5 में एक फिगर दे रखी है। इन फिगर 10.9 टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ लीनियर मोशन इज गिवन। टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा है, देखिएगा ऐसे। एक्स एक्सिस पर इन्होंने टाइम दिखाया है, टाइम को बोला है कैपिटल टी, और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस दिखाया है, डिस्टेंस को बोला है कैपिटल डी। जीरो कॉमा 2 3 कॉमा 8, 0 कॉमा 2 फिर दूसरा पॉइंट है 3 कॉमा 8, और तीसरा पॉइंट दे रखा है टी कॉमा डी, टी कॉमा डी, ये तीसरा पॉइंट दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप फाइंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस जो है वो टाइम पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो ज़रा देखिएगा, हम ये कहेंगे कि सिंस 0, 2, 3, 8 and E, D, all these points lie on a straight line। ये तीनों ही पॉइंट्स जो हैं वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके स्लोप निकालूं और इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके स्लोप निकालूं, तो वो दोनों स्लोप जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो आप लिखिएगा कि स्लोप यूजिंग, इस वाले पॉइंट को बोलिएगा ए बी और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए सी। तो आप स्लोप यूजिंग छोड़ो, आप लिखो स्लोप ऑफ ए बी। आप लिखिएगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, ये ए बी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा है और बी सी भी लाइन का, इसी सिंगल लाइन का ही छोटा सा टुकड़ा है। तो है तो दोनों एक ही लाइन के टुकड़े, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकलेगा भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 8 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 0, 8 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 0। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपको BC का स्लोप निकालना है। तो BC का स्लोप कैसे निकलेगा, अगेन y2 माइनस y1 मतलब d माइनस 8 अपॉन t माइनस 3, d माइनस 8 अपॉन t माइनस 3। क्या करिएगा, 8 माइनस 2 क्या हो गया 6, 3 माइनस 0 हो गया 3, d माइनस 8 अपॉन t माइनस 3, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, इस तरफ कर रहा हूँ आगे मैं। तो 2 is equal to d minus 8 d minus 3, इसको इधर ले आओ, is equal to d minus 8। तो 2t minus 6 is equal to d minus 8। तो माइनस 8 को इधर ले आए, 2t minus 6 प्लस 8 is equal to d। और 8 माइनस 6 कितना हो गया, प्लस का 2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा d में और t में, डिस्टेंस में और टाइम में रिलेशन हो गया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। इसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2। ये है, और वो बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रिलेटरल निकाल कर उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले मुझे ये पता चल जाए
कि भाई वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, और अगर एक्चुअली 10th क्लास में जो था, 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फार्मूला हुआ करता था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का, ठीक है। वो शायद आपने छोड़ दिया होगा, था ही नहीं सिलेबस में, ठीक। तो मैं आपको वो फार्मूला लिखवा देता हूँ। फिर हमें ये भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, नहीं तो वो आइडेंटिफाई करने में ना हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। और जैसे ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो एक को ए माना, एक को बी, एक को सी और एक को डी, और फिर ए बी, बी सी, सी डी और डी ए वो निकाल कर देखेंगे कि क्या अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल है, क्या सारी साइड्स इक्वल हैं। तो वो लंबा प्रोसीजर है। तो इन्होंने सबसे पहले बोला ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। तो पहले तो मुझे कार्टेशियन प्लेन में वो क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब उस क्वाड्रिलेटरल को बनाएंगे तो मेरे को उसी से थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। ज़रा देखते हैं एक्सरसाइज कौन सा, ये एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। जरा पॉइंट्स देखिएगा क्या क्या दे रखे हैं। -4,5, 0,7, 5,-5, -4,-2। मतलब x में जो सबसे छोटा पॉइंट है वो -4 दे रखा है और सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो +5 है। x वाली सारी वैल्यूज़ देखनी है, सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट्स। y में जो सबसे छोटा है वो है -5 और सबसे बड़ा है 7। तो मुझे y में 7 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही x में मुझे +5 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि भाई हमको इसको बनाना किस तरीके से, पॉइंट्स कितनी कितनी दूरी पर लेने हैं। तो ये तो y हो गया, y और y डैश। y की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 7 तक और x की मैक्सिमम वैल्यू 5 तक। मिनिमम दोनों की, एक की -4 है, एक की -5 है, ठीक है। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 और चलिए 8 भी बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में चलते हैं जरा। नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 और -6 ऐसे फिर x में पॉजिटिव में चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव में चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 ऐसे चलिए। ये x डैश हो गया और हमारा x हो गया। अब पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं, तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है देखिएगा, -4,5। -4,5 तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू +5। -4,5 -4 एक पॉइंट तो ये हो गया ए बोल दो इसको -4,5। दूसरा इन्होंने दिया है 0,7, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर हो गया, इसको बोल दीजिए b 0,7, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया 5,-5, तो x में चले 5 तक और y में -5 तक। तीसरा पॉइंट ये हो गया C, इसको लिखो 5,-5 ये हो गया। फिर चौथा पॉइंट इन्होंने दिया है -4,-2, x में -4 और y में -2, इसको D बोल दो, -4,-2।
ठीक है, अब ये तो डॉटेड लाइन से तो हमने ये पॉइंट्स प्लॉट करे, ए से बी को ज्वाइन कर दो ऐसे, बी से सी को ज्वाइन कर दो ऐसे, फिर ए से डी को भी ज्वाइन करेंगे ऐसे, और सी से डी को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये तो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ना तो मुझे ट्रेपेजियम नजर आ रहा है, ना पैरेललोग्राम है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी हमको कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा होता है और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो आप क्या करें, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल ड्रॉ कर दो। डायगोनल ड्रॉ करते ही वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखिएगा। बाकी डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, उनकी बीच बीच में यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इस वाले चैप्टर में, वो आप जानते हैं, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल आप नहीं जानते, तो उसका फार्मूला आप नोट कर लीजिए। तो जब ट्राइंगल का जब मेरे को ट्राइंगल बनाना होगा और ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना होगा, तो भाई मेरे पास कम से कम 3 पॉइंट्स तो हों, तभी तो ट्राइंगल बनेगा। तो वो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो ये होता है हाफ, उसके बाद लगाएंगे मॉडुलस, हाफ मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3, 1 2 3, 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ये साइकिल याद रखना है। जैसे आई जे के होता है ना वेक्टर्स में, ऐसे ये साइकिल याद रखना, 1 2 3, ठीक है। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, अब 2 पर हैं तो 2 से अगले दो नंबर क्या होंगे, 3 1, तो x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है। अगला x3, तो 3 से अगले दो नंबर 1 2, तो x3 इंटू y1 माइनस y2 नॉट क्लोज, ठीक। इस तरह से आपका एरिया निकल जाएगा एक ट्राइंगल का, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि ये जो मेरे को क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, आप क्या करिए, आप या तो बी डी को ज्वाइन कर दीजिए या ए सी को ज्वाइन कर दीजिए। मैंने ए सी को कर दिया, ए सी ज्वाइन हो गया। तो अब ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी लिखिए यहाँ पर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ये करना है। तो ए बी सी का एरिया कैसे निकालेंगे, ए वाला जो कोऑर्डिनेट है याद रहे भाई, ए बी सी लिखा है, तो सिंप्लिसिटी के लिए वैसे हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी को भी मान सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए क्या करना है, ए वाले को x1 y1 मान लो, बी वाले को x2 y2 मान लो और सी वाले को x3 y3 मान लो, निकालो एरिया। ये ऐसे निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकलेगा, ये मेरे लिए x1 y1 हो गया, तो x1 इंटू y2 माइनस y3, तो हाफ मॉडुलस x1 क्या है -4 इंटू y2 माइनस y3, 7 माइनस -5, सीधा लिख दो 7 + 5 प्लस अगला टर्म देखिए x2, तो a x1 y1 b x2 y2, तो x2 क्या है 0 0
यानी कि x2 इंटू y3 माइनस y1 माइनस 5 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही हो जाए। पर फिर भी क्योंकि हम इसका क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं पूरा फॉर्मूला प्रॉपर लिख रहा हूँ। उसके बाद अगला x3 इंटू y1 माइनस y2, तो x3 क्या है भाई 5 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 क्या है यहाँ पर 5 और y2 क्या है 7, तो 5 माइनस 7 और क्लोज 1/2 मॉडुलस 7 प्लस 5 इज 12, 12 इंटू माइनस 4 इज माइनस 48, ये तो 0 हो गया। 5 माइनस 7 इज माइनस 2 इंटू 5 इज माइनस 10, माइनस 48 माइनस 10 कितना हो गया माइनस का 58। अब ये प्रॉपर नंबर है तो आप इसको सीधा सीधा मॉड से बाहर निकाल कर पॉजिटिव कर दो, ठीक है। मॉड के अंदर अगर अननोन वैल्यूज होती हैं तो रिजल्ट में प्लस माइनस लेते हैं, ठीक, लेकिन प्रॉपर नंबर है तो उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 58, 58 मतलब 29, ठीक है। तो अभी ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकला केवल, ठीक। फिर मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, ये तो आ गया 29। फिर निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, एडीसी कैसे निकलेगा, फिर वही हाफ मॉड। अब ए वाला x1 y1, डी वाला ये डीसी बोल रहा हूँ, तो डी वाला ये x2 y2 और ये x3 y3, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस 4 इंटू y2 माइनस y3 मतलब माइनस 2 माइनस 5, माइनस 2 माइनस 5 मतलब प्लस 5 प्लस x2 क्या है माइनस 4, तो प्लस है माइनस 4, ठीक। x2 इंटू y3 माइनस y1 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5। उसके बाद x3 क्या है 5 और y1 माइनस y2, तो y1 क्या है यहाँ पर हमारे पास, y1 क्या है 5 और y2 क्या है माइनस 2, तो 5 माइनस माइनस 2 मतलब 5 प्लस 2 नॉट क्लोज, ठीक है। ऊपर कर रहा हूँ इस तरफ, मॉडुलस माइनस 2 प्लस 5, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, 3 इंटू माइनस 4 कितना हो गया माइनस 12, तो हाफ ये हो गया माइनस 12, माइनस 5 माइनस 5 कितना हो गया माइनस 10, माइनस 10 इंटू माइनस 4 कितना हो गया प्लस का 40, प्लस का 40। फिर 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 5 जा 35, 40 प्लस 35 इज 75, 75 माइनस 12 कितना हो गया 75 माइनस 12 63, तो 63 का मॉड यानी कि 63 डिवाइड करो 2 3 जा 6, 31.5 आ गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल पूरा जो ABCD है इसका जब एरिया निकालेंगे तो 29 में 31.5 ऐड कर दीजिए, 29 प्लस 31.5, 29 प्लस 31 कितना हो गया 60, 60.5 स्क्वायर यूनिट। देखना जरा पीछे 60.5 स्क्वायर यूनिट्स, देखो एक बार यही है, ठीक है। इन्होंने 121/2 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिएगा 2 3 4 5 ये 4 क्वेश्चन ट्राई करना इसके, ठीक है। छठा भी करना 2 से लेकर 6 तक। छठा वाला क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूव करना है कि जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं वो
वर्टिसेस हैं एक किसके, राइट ट्रायंगल के, तो उसमें कोई दो साइड्स को लेकर 3 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स को लेकर एक का स्लोप निकालो, अगले 2 पॉइंट्स को लेकर उसका स्लोप निकालो, और पहले और तीसरे को लेकर भी स्लोप निकालो, मतलब ए बी, बी सी और ए सी तीनों का स्लोप निकालो। कोई दो स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगा, यानी कि उन्हीं दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो कंसेप्ट ऑफ स्लोप यूज करके करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक आपको करना है एक्सरसाइज 10.1। एक भी क्वेश्चन ना हो तो बता देना, सारे करवा दूंगा मैं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है, लेकिन ट्राई जरूर करेंगे। चलिए, ओके थैंक यू सर। ओके। बाहर गेट पे कह रहे थे कि दो इन्विटेशन आ रहे थे। अरे Thank you, sir. ठीक है, वैसे ही अंदर ही लोगे